कुमार वंशम ऑनलाइन क्लासेज में मैं राजेश शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में भाग फर्स्ट में हमारे द्वारा किए गए सॉल्यूशन को देखा और बाकी के जो 15 प्रश्न शेष रह गए थे उन 15 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में लेके आए हैं। आइए जानते हैं कि हम यहाँ पर इस प्रश्न का क्या आंसर होगा और जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे। और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है भवेत प्रयुक्तम, कि भवेत प्रयुक्त हुआ है। भवेत लट लकार में प्रयुक्त हुआ है, लिरिट लकार में या लोट लकार में प्रयुक्त हुआ है या विधिलिंग लकार में प्रयुक्त हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आता है वह है विधिलिंग लकार निकल के आता है। क्यों? तो इसलिए आता है, देखिएगा अभी हम पढ़ते हैं कि एत और एताम, एयुहु, एतम और एत, एतम, एत, एयम, एव और एम। इसका हमें 1257/34 कॉर्ड पढ़ लेना चाहिए। बराबर ऊपर की संख्या क्या मान लेनी चाहिए? हलंत। और नीचे की संख्या क्या मान लेनी चाहिए? विषम। बराबर ये कहना चाह रहा है 1, 2, 5, 7 पर क्या होगा? हलंत। 1 पर, 2 पर, 5 पर और 7 पर क्या होगा? हलंत। जबकि 3 और 4 पर क्या होगा? इस 3 पर विसर्ग होगा और 4 पर भी विसर्ग होगा। इस प्रकार से अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है भवेत में भू, और भू का क्या बन जाता है? भव। और भव में क्या जोड़ दिया गया है? एत। और बराबर ये क्या बन जाता है? भवेत। अब देखिएगा यहाँ पर एत की ध्वनि दिखाई दे रही है और एत की ध्वनि दिखाई दे रही है, तो कौन उत्तर हो जाएगा? क्या उत्तर हो जाएगा इसका? विधिलिंग लकार उत्तर हो जाएगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें ताकि हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगले प्रश्न को जानते हैं। अगला प्रश्न हमारे द्वारा पूछा गया था कि जिस प्रश्न में हमने लिखा अष्टाध्यायी पुस्तके सूत्राणि सन्ति। प्रश्न 17 की अष्टाध्यायी पुस्तके सूत्राणि सन्ति। सूत्राणि सन्ति। अष्टाध्यायी पुस्तक में सूत्र हैं। तो यहाँ जो आंसर बनाया गया था उसमें ये देवनागरी लिपि में लिख दिया गया एक। दूसरे में आंसर बना दिया गया था 3965 बना दिया गया था। और अगले में 3450, यानी कि इस प्रकार से ये बना दिया गया था। और आंसर 4 में जो लिखा गया था वो 3900 लिख दिया गया था। इस प्रकार से लिख दिया है। तो देखो यहाँ पर इस प्रश्न का क्या सॉल्यूशन देना है। प्रश्न ये पूछ रहा है अष्टाध्यायी पुस्तक में सूत्रों की संख्या है। तो अष्टाध्यायी जो पुस्तक है इस पुस्तक में सूत्रों की संख्या है 3965। ये कितना है? 3, ये संख्या 9, ये 6 और ये 5, 3965। अब यहाँ पर कन्फ्यूजेबल स्थिति बनती है कि विवाद निकल के आता है कि कुछ एक का मानना है 3965, कुछ एक 76 मानते हैं, कोई कितना मानता है, कोई कितना मानता है। अपने अपने मत प्राप्त होते हैं। लेकिन मैं एक मत की अगर कहीं बात करूं तो आपने BSER यानी कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन राजस्थान की जो पुस्तक है, मैं उसके एडिशन 2006 की बात कर रहा हूं। और उसके अंदर एक लेसन लिखा गया है, उसका भी नाम जो है क्रम संख्या 6 है। और उस लेसन का नाम क्या है? पाणिनि। क्या नाम है? पाणिनि। तो जब हम उस पाणिनि नाम के लेसन का अध्ययन करते हैं तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखी थी
उसमें लिखे गए सूत्रों की संख्या 3965 प्राप्त होती है। तो बराबर इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अष्टाध्यायी में प्राप्त सूत्रों की संख्या 3965 है और 3965 से लेकर के लगभग 4000 तक का आंकड़ा प्राप्त होता है। ये उत्तर मान्य होता है। लेकिन यहाँ जो संख्या आप देख रहे हैं, इसमें संख्या जो लिखी है ये 3, 3, 6 और ये 6 लिखा हुआ है। यहाँ पर 3, 4, 5 और 0, जबकि 3, 9 और ये ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर गिनती सीखते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। इनको देखो कैसे लिखते हैं। इसको लिखा जाता है 1, ये 2 आ जाता है, 3 इस प्रकार से है, तो 4 यूँ लिखते हैं, तो 5 यूँ लिखते हैं। फिर हमको पढ़ना होता है 6, 7, 8, 9 और 10। इसको कैसे पढ़ते हैं? 6 के लिए यूँ पढ़ना चाहिए, 7 के लिए ये आंकड़ा पढ़ना चाहिए, 8 में खुला छोड़ देना चाहिए, 1 का उल्टा बना दो 9 बन जाएगा और 1 यूँ बना के शून्य लगा दो, क्या बन जाएगा? 10। इस प्रकार की जो संख्याएं हम पढ़ते हैं, ये इस प्रकार की संख्याएं हैं। तो बराबर राइट आंसर यही पढ़ा जाना चाहिए। अब जानते हैं अगले सवाल को। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि त्रिमुनि नास्ति, त्रिमुनि नहीं है। ये सवाल पूछा गया था और इस सवाल में हमें लिखना है कि त्रिमुनि ही नास्ति, त्रिमुनि नहीं है। आंसर 1 भाष्य है, 2 में लिखा गया है पाणिनि, 3 आंसर था कात्यायन है और 4 आंसर था पतंजलि। ये नाम आपने कई बार पढ़ लिए हैं। भास का नाम भी जाना है, पाणिनि भी जाना है, कात्यायन भी जाना है और पतंजलि भी जाना है। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है, त्रिमुनि के अंदर किसको नहीं पढ़ा जाता, त्रिमुनि में कौन नहीं गिना जाता, तो इसका सही उत्तर आपने दे दिया है भास, क्योंकि भास को त्रिमुनियों में नहीं गिना जाता। जब आप यहाँ पर पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को पढ़ते हैं तो पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि की गणना ही त्रिमुनियों में होती है और इसी को किस नाम से जाना जाता है? आचार्य, यानी कि जो 3 आचार्य हैं उनमें गिनती इन तीनों की होती है। और इतना आप ये पहले भी जान चुके हैं कि पाणिनि जो था यह तो सूत्रकार कहलाया और जो कात्यायन था यह वार्तिकाकार कहलाया और पतंजलि जो है महाभाष्यकार कहलाया। अच्छा, इन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का नाम क्या रखा? अष्टाध्यायी। और इसने अपनी पुस्तक जो लिखी थी उसका नाम वार्तिका और इन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी उसका नाम महाभाष्यम रखा। जबकि नाटककारों में, यानी कि नाटककारों में जो गिनती होती है वह किसकी होती है? भास की होती है। इसलिए राइट आंसर इसका भास पढ़ा जाना चाहिए। फिर एक सवाल और पूछा गया। यदि आपको सवाल वास्तव में समझ में आ रहे हैं तो आप कुमार वंशम ऑनलाइन क्लासेज का जो यूट्यूब चैनल है इसको एक बार आप सब्सक्राइब करेंगे और कुमार वंशम ऑनलाइन क्लासेज का जो टेलीग्राम है आप उसको भी एक बार ज्वाइन करेंगे। अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करेंगे, अपने यार दोस्तों को बताएंगे, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद अगर आप ये करते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। अगला सवाल हमने टेलीग्राम चैनल पर ये पूछा गया था क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से। ये हमारा पहली सीरीज है और हम ये कोशिश करते हैं कि हम अधिक से अधिक मात्रा में रीट, ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड 2 के लिए सीटेट, आरटेट आदि जो भी होंगे सबके लिए हम ऐसी ही प्रतियोगिताएं करवाते रहेंगे और जो भी विद्यार्थी अच्छे अंक प्राप्त करेगा हम उसको सम्मानित भी करते रहेंगे।
अगला सवाल पूछा गया था संधि रहित उदाहरणम अस्ति। देखो प्रश्न संख्या, अगर हम कहीं अगले की बात करते हैं तो अगला प्रश्न पूछा गया था संधि रहित उदाहरणम अस्ति। क्वेश्चन 19, संधि रहित उदाहरणम अस्ति। एक साथ ही इसमें लिख दिया गया है कि संधि रहित उदाहरणम अस्ति, संधि रहित उदाहरण है। अब संधि रहित उदाहरणों में जो आंसर पड़ा है उसमें एक आंसर बनाया था इत्युक्त्वा, इत्युक्त्वा। दूसरा बनाया था यत्रास्ते, यत्रास्ते। तीसरा बनाया है निहन्यन्ते, निहन्यन्ते। और अगला सवाल जो बनाया है उत्तर वो विचित्रोयम। क्या बनाया है? विचित्रो अयम। हालांकि इनके जो आंसरों के बारे में अगर हम जाने तो इन चारों का चयन हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 7 और 8, 9 से चलने वाली पुस्तकों से लिया है कि कहीं से हमने इत्युक्त्वा पढ़ा है। तो सवाल कह रहा है संधि रहित उदाहरणम अस्ति, संधि से रहित उदाहरण है। इनमें से एक ऐसे उत्तर का चयन करना है जिसमें संधि नहीं है। तो देखो इसमें हम जानते हैं इति प्लस उक्त्वा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। यत्रास्ते का यत्र प्लस अस्ते और आस्ते यूँ बन जाएगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, जबकि इसका बन जाएगा विचित्रो और अयम। ये इस प्रकार से बन जाएगा। आइए सॉल्यूशन जानते हैं कि इस ती से ई उतारा है, उक्त्वा का ऊ लिया है, ई के बाद में ऊ का आना वह बन जाता है। तो बराबर इसमें कौन सी संधि सिद्ध हो जाती है? यण संधि। ई का ये कर देना है, ई का ये कर देना है, ई के बाद भिन्न स्वर आने पर, है ना, तो ये यणादेश कहलाएगा, यणादेश कहलाएगा। तो बराबर कौन सी संधि सिद्ध हो जाती है? यण संधि, इति प्लस उक्त्वा इत्युक्त्वा। इसी प्रकार से तरह से ए उतारना चाहिए और आस्ते का आ उतारना चाहिए। क्या बना दिया है? आ। कौन सी संधि जा रही है इसमें? इसमें दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि में क्या होता है भाई? एकादेश प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पर ये बन जाएगा आपका यत्र, यत्र में आस्ते जोड़ देंगे और ये क्या बन जाएगा? यत्रास्ते। इसके बाद में इसमें कोई भी नहीं है, विचित्रोयम, विचित्रो और आयम। आपने पूर्व रूप संधि तो देख ही रखी होगी, पढ़ी रखी होगी। यहाँ ओ प्राप्त हो रहा है और यहाँ क्या है? ए। तो इस ओ के स्थान पर जैसा रूप पूर्व में है वैसा ही रह जाएगा। तो बराबर ये क्या रह जाएगा? ये विचित्रो ही रह जाएगा। और जो ये यहाँ ये ए लगा हुआ है इसको चंपक पुष्पुटक वास है से हम किस में बदल देंगे? अवग्रह में बदल देंगे और ये यम बन जाएगा, ये विचित्रोयम। तो बराबर इसमें कौन सी संधि सिद्ध हो जाएगी? पूर्व रूपम संधि सिद्ध हो जाएगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अगले प्रश्न को जानना है। आगे जो प्रश्न पूछा गया था उस प्रश्न का है अखंड पदे संधि कार्यम भवति। प्रश्न संख्या यहां पर 20 है कि अखंड पदे संधि कार्यम भवति। अखंड पदे संधि कार्यम भवति, यानी कि अखंड पद में संधि कार्य होता है। अब अखंड पद में संधि कार्य होता है तो एक नंबर पे नित्यम, नित्य रूप में, या दूसरा होता है विवक्षाधीनम, विवक्षाधीन में,
या उभौ दोनों में, और या फिर न को अपि कोई भी नहीं। आप प्रश्न को बारीकी से पढ़ेंगे और बारीकी से पढ़ने के बाद इसका सॉल्यूशन आपने देख ही लिया है। तो यहां पर अखंड पद में जो संधि होती है, अखंड पद में संधि नित्य रूप में होती है। कैसे होती है देखो, आप ये बातें जानते हैं, अखंड पदे और धातुपसर्गयोः मध्य, एक यहां पर समास से पढ़ते हैं। ये तीन बातें आपने जानी, अखंड पदे, धातुपसर्गयोः मध्य और समास। इन तीनों में जो संधि होती है, और एक होता है दोस्तों वाक्य, और इस वाक्य में संधि होती है। तो यहां जो अखंड पद में इनमें संधि होगी, यह होगी नित्य रूपेण, नित्य रूप में, यानी कि अनिवार्यतः। अखंड पद में, धातु उपसर्ग के मध्य में और समास में जो संधि का कार्य किया जाएगा वह नित्य रूपेण, यानी कि नित्य रूप, अनिवार्य रूप से करना होगा। जबकि वाक्य में जो संधि होगी वह विवक्षाधीनम, विवक्षाधीन होगी। विवक्षाधीन का मतलब क्या समझना है, इच्छानुसारम। अगर आपकी इच्छा है तो आप संधि करें, नहीं तो नहीं करें। जैसे कि एक उदाहरण अगर हम यहाँ लेते हैं अखंड पद का, तो आप साष्टांग पढ़ देंगे कि साष्टांग, इसका कोई खंड नहीं हुआ है, ये अलग अलग खंड नहीं है, ये एक ही शब्द छपा हुआ है साष्टांग, तो यहाँ पर संधि कार्य नित्य हो जाएगा। बात धातु उपसर्ग की आती है, तो आपने एक धातु उपसर्ग में शिवे ही उदाहरण पढ़ रखा होगा। शिवे ही, शिवे ही कहता है कि शिव प्लस आंग प्लस इही। देखो शिव प्लस आंग प्लस इही क्या कह रहा है, यहां शिव तो क्या हो जाता है, शब्द। शिव तो क्या है, शब्द है। आंग क्या है, उपसर्ग। और इही क्या है, धातु। तो अब आप क्या देख रहे हैं, पहले शब्द आया है, फिर उपसर्ग आया है, और फिर क्या ही है, धातु। तो यहां पर एक परिभाषा पढ़ी जाती है, धातुपसर्गयोः मध्य कार्यम अंतरंगम। धातुपसर्गयोः मध्य लिख लेते हैं, या लिख देते हैं कि धातुपसर्गयोः मध्य कार्यम अंतरंगम। यानी कि जब धातु और उपसर्ग एक साथ पढ़े गए हैं तो वहां पर उन दोनों में संधि का कार्य पहले होना चाहिए। तो जो पहले संधि का कार्य होगा वह धातु और उपसर्ग के मध्य होगा, तो यहां पर संधि नित्य रूप में हो जाएगी। अगर मान लीजिएगा साष्टांग शब्द को आप समास में बदलते हो, साष्टांग में समास पूछते हो, साष्टांग में समास पढ़ते हो, तो जब यह साष्टांग सामासिक पद बन जाएगा तो भी संधि किस रूप में चली जाएगी, नित्य रूप में। लेकिन आपने इस साष्टांग को अगर किसी वाक्य में तब्दील कर दिया तो यह साष्टांग वाक्य में तब्दील होते ही, बदलते ही, लिखे जाते ही यह वाक्य बन जाएगा, और वाक्य में यह किस में चला जाएगा, विवक्षाधीनम में चला जाएगा। अब ये कोई बड़ी जानकारी नहीं है, सामान्य सी जानकारी है। यह हर पुस्तक में लिखा हुआ है, यानी कि पेज नंबर 99 की बात कर रहा हूं, जो एडिशन आप 2006 की पुस्तकें पढ़ते हैं, क्लास 12 की बात कर रहा हूं, जो कहाँ चलती थी, BSER, यानी कि 10th क्लास में भी, जो 10th क्लास में इस स्पंदना नाम की किताब चलती थी, उसमें भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया गया है। अतः हमें ये सब बातें वहाँ से अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें तो मैं आगे बढ़ूँ।
आगे फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि ग्राह्यस्यावह लकार चिन्हित। बहुत ही शानदार सवाल है और ये क्वेश्चन 21 ग्राह्यस्यावह, ये सवाल ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक से उठाया है। लकार है चिन्हित, इसमें लकार है चिन्हित, ये सवाल है। इसमें आपको लकार का चयन करना है। लट, लिरिट, लोट और लंग। लट, लिरिट, लोट और लंग, ये 4 आंसर हैं। इनमें से आप कौन सा आंसर तय करेंगे? ग्राह्यस्यावह। यहां इसका सही उत्तर निकल के आएगा लिरिट लकार है। वो कैसे आएगा तो हम जानते हैं। देखो, अभी मैं पिछले सवाल में भी इस विषय में एक चर्चा कर रहा था कि आप क्या पढ़ेंगे? धातु पढ़ेंगे, और धातु के बाद अगर कहीं पर इस प्रकार का इससे छपा है, इससे, या फिर इस प्रकार का से छपा है, और या फिर ये 6 लिखा हुआ है और इसके बाद किसका प्रयोग हुआ है? अति, अतः, अंति का प्रयोग हुआ है, तो बराबर यह कौन से लकार में चला जाएगा? यह लिरिट लकार में चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप? यहाँ देख रहे हैं कि ये ई की मात्रा है, ये स है और ये है, और आवह भी लिखा हुआ है। तो आवह की, ये आवह और आमह हैं, ये तो आपके लट लकार में भी चलते हैं। अगर इस आवह आमह से पहले इनमें से कोई एक छपा है ना, तो बराबर यहाँ पर कौन सा लकार कन्वर्ट हो जाएगा? लिरिट लकार बदल जाएगा। इसलिए यहाँ पर इसका सही आंसर लिरिट लकार पढ़ा जाना चाहिए। अगला जो सवाल निकल के आया है उस सवाल की बात करते हैं। कुतो अस्माकम, क्या पूछा गया है? इसमें एक सवाल पूछा है कि कुतो, क्वेश्चन 22, कुतो अस्माकम। इसमें पूछा गया है कि बताओ संधि कौन सी है। इसमें होने वाली संधि जो कि पूर्व रूप, ये पूर्व रूपम। दूसरे नंबर पे आंसर बनाया गया था पर रूपम। एक आंसर बनाया गया था दीर्घ, और अगला आंसर लिखा गया है इसमें यण। बताइएगा आप इसमें क्या आंसर भर रहे हैं? कुतो अस्माकम। अभी अभी हम बात कर रहे थे कि अगर यहाँ देखो, ये कौन सा पद है? पूर्व पदम। और यह कौन सा पद है? उत्तर पदम। यदि पूर्व पद में ए या ओ पढ़ा गया है, क्या पढ़ा गया है? ए या ओ। यदि पूर्व पद में ए और यदि ओ पढ़ा गया है और यहाँ पर ए पढ़ा गया है, ए, तो यहाँ ए है तो ए हो जाएगा पूर्व रूप में जैसा पूर्व में है, और ओ पढ़ा गया है तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। और जो ये ए पढ़ा गया है ये अवग्रह में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? अवग्रह में। कौन से नियम से बदल जाएगा? चंपक पुष्प पुटक वास है। चंपक पुष्प पुटक वास है, इसके तहत बदल जाएगा। तो बराबर यहाँ पर जो होने वाली संधि है, जैसा रूप पूर्व में है तो पूर्व में किसकी ध्वनि प्राप्त हुई है? ओ की ध्वनि प्राप्त हुई है। तो बराबर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व रूप हो जाएगा।
अगला सवाल पूछा गया था टेस्ट सीरीज में कि मनीषा, प्रश्न संख्या जो पूछा है, प्रश्न संख्या यहाँ पर 23 है और इसमें सवाल पूछा गया है कि मनीषा, बस इतना सा लिखा गया है, आगे बताइए। इसका मतलब यही पूछना चाह रहा है ये सवाल कि मनीषा में पूर्व रूप संधि है या पर रूप संधि है या फिर दीर्घ संधि है या फिर वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि है, इसमें से उत्तर तय करना है। तय करें होने वाली संधि कौन सी होगी, कि पूर्व रूप होगी, पर रूप होगी, दीर्घ संधि होगी या वृद्धि संधि होगी। देखो यहाँ आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मनस प्लस ईशा, यानी कि आपने यह सूत्र पढ़ रखा होगा, अचो अंत्यादि टी, ये सूत्र पढ़ रखा है। अचाम मध्य यो अंत्य से आदिर यस्य तत् टी संज्ञा स्यात्, टी संज्ञा करता है, अचो अंत्यादि टी सूत्र है। अब यहाँ पर जो इसको सॉल्यूशन करने का तरीका हमको समझना है, जैसे मैं में से कौन सा स्वर लिया, ए, और ने में से कौन सा स्वर उतारा, ए, और फिर यहाँ अंतिम व्यंजन वर्ण क्या है, से। अब यहाँ देखिए यह लिखा हुआ है अस, क्या लिख रहा है, अस। तो आप इसका जब हिंदी अर्थ में देखोगे तो लिखा हुआ है स्वरों में जो अंतिम स्वर होता है या अंतिम स्वर के बाद कोई व्यंजन आता है तो उसकी टी संज्ञा हो जाती है। कुल मिलाकर के ये अस टी में चला गया है, टेर लोपे से लोप हो जाता है। अब अपने पास कंडीशन बच जाती है, मैं तो पूरा बच गया है, ने में से ए गया और से गया तो बराबर इस ने का आधा हो गया, ये मन प्लस ऊपर से क्या उतार देना होता है हमको, ईशा, ये ईशा उतार देना होता है। आप संधि कौन सी पढ़ रहे हैं, पर रूप, बराबर जो यहाँ पर होने वाली संधि पर रूप होगी। तो पर रूप क्यों होगी, क्योंकि जैसा रूप पर में है, जैसा रूप पर में है वैसा कर दो। तो पर में कौन सा रूप है, ई रूप है, इस ई को ने में मिला दो, बराबर ये ने में ई मिलते ही ई बड़ा बन गया है और ये क्या बन जाता है, मनीषा। और मनीषा में होने वाली संधि कौन सी हो जाएगी, पर रूप हो जाएगी। इस प्रकार से मनीषा का अर्थ भी बुद्धि पढ़ा जाना चाहिए। चलो अगले प्रश्न की ओर बातें करते हैं। प्रश्न संख्या 24 जानते हैं। प्रश्न संख्या 24 लिखा जा रहा है कि यहाँ पर संस्कृत वर्णमालायां व्यंजनानि भवन्ति। संस्कृत वर्ण मालायां व्यंजनानि भवन्ति, ये क्वेश्चन पूछा गया था। संस्कृत वर्णमालायां व्यंजनानि भवन्ति, संस्कृत वर्णमाला में व्यंजन होते हैं। 46 आंसर बनाया। दूसरे नंबर पर 9/13 आंसर बनाया और तीसरे नंबर पर 25 आंसर बनाया और 4 नंबर पर बनाया गया था 33, ये आंसर बनाया। संस्कृत वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं, यही पूछा है बस। तो संस्कृत वर्णमाला में होने वाले व्यंजनों की जो संख्या है वो कितनी है, 33। वो कैसे है भाई, तो देखो संस्कृत वर्णमाला में अगर मैं कहीं वर्णमाला की बात करता हूँ तो वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन पढ़े गए हैं, 46। इन 46 वर्णों को 2 भागों में लिख दिया है। एक तो किस में लिख दिया है भाई, स्वराहा, और दूसरा क्या लिख दिया है, व्यंजनानि, स्वर और व्यंजन। अब स्वर और व्यंजन क्या है, देखो ये साम उच्चारणम, ये साम उच्चारण स्वतंत्र रूपेण भवति।
भाई जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है क्या कहलाते हैं? स्वर। ये स्वर कहलाते हैं। फिर इसमें हम पढ़ रहे हैं कि ये साम वर्णा नाम, है ना, ये साम वर्णा नाम, ऐसे लिखते हैं, ये साम वर्णा नाम उच्चारणम, ये साम वर्णा नाम उच्चारणम, स्वर वर्णा नाम, स्वर वर्णा नाम सहयोगेन, सहयोगेन भवति, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों के सहयोग से होता है क्या कहलाते हैं? व्यंजन। अब यहाँ एक बात और जानिए कि जो स्वर होते हैं इनकी संख्या 13 होती है और जो व्यंजन होते हैं इनकी संख्या 33 होती है। तो 13 प्लस 33 कितने बन गए? 46 बन गए। ये भी दो भागों में बांट दिए गए हैं। एक तो किस में बांट दिए हैं? ह्रस्व में, और एक किस में बांट दिए हैं? दीर्घ में। ह्रस्व की संख्या 5 पढ़ी गई है तो दीर्घ की संख्या 8 पढ़ी गई है। जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन भी 3 भागों में बांट दिए गए हैं। एक तो बांट दिए गए हैं स्पर्श में, दूसरे का नाम रख दिया है अंतस्थः, और तीसरे का नाम रख दिया है ऊष्म। स्पर्श की संख्या 25 पढ़ दी गई है, अंतस्थ की संख्या 4 पढ़ दी गई है और ऊष्म की संख्या भी 4 पढ़ दी गई है। तो सवाल क्या पूछा है? सवाल इतना सा पूछा है, संस्कृत वर्णमालायाम, संस्कृत वर्णमाला में व्यंजनानि भवन्ति, व्यंजन होते हैं। तो कितने होते हैं भाई? 33 व्यंजन होते हैं। प्रश्न संख्या 25 जानते हैं। प्रश्न संख्या 25 क्या पूछना चाह रहा है देखते हैं कि खाली जगह वर्णस्य दीर्घ रूपम न भवति। खाली जगह वर्णस्य दीर्घ रूपम न भवति, कि इनमें से एक ऐसे वर्ण का चयन करना है जिसका दीर्घ रूप नहीं होता है। तो देखो यहां ए लिरी और री, लिरी और री, इनमें से एक ऐसे वर्ण का चयन करना है जिसका दीर्घ रूप नहीं होता और उसको यहां भरना है। बताओ, एक ऐसे वर्ण का चयन कीजिएगा जिस वर्ण का दीर्घ रूपम न भवति, दीर्घ रूप नहीं होता है। तो आपका उत्तर प्राप्त हो गया है लिरी वर्ण। कैसे भाई? देखो, ए, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, आई और औ। ये वर्ण आप अच्छे से जानते हैं। तो ए का दीर्घ रूप ए और ए का दीर्घ रूप क्या होगा? आ हो गया। इसी प्रकार से इस ई के 2 रूप हो जाएंगे, ई और क्या बन जाएगा? ई बन जाएगा। तो ऊ के भी 2 रूप हो जाएंगे, ऊ और दीर्घ रूप ऊ हो जाएगा। री के 2 रूप हो जाएंगे, एक तो री बन जाएगा और दूसरा री जो है ऐसे बड़ा बन जाएगा। लेकिन जो ये लिरी वर्ण होता है, इस लिरी वर्ण का दीर्घ रूप नहीं होता, और जो ये चारों देख रहे हो ए, ओ, ऐ, औ, ये स्वतः ही दीर्घ रूप हुआ करते हैं। तो ए का दीर्घ क्या हो गया? आ। ए का खुद ही दीर्घ है। री का दीर्घ क्या हो गया? री। और लिरी का दीर्घ रूप नहीं होता। तो इसका सही उत्तर भी यही पढ़ा जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 26 जान लेते हैं। 26 में पूछा है दास्यामी रूपम अस्ति, कि दास्यामी रूप है। दास्यामी, प्रश्न संख्या 26।
और 26 कह रहा है दास्यामी रूपम अस्ति। देखो दास्यामी रूपम अस्ति रूप है। अब आपको इतना बताना है कि दास्यामी प्रथम पुरुषे या मध्यम पुरुषे या उत्तम पुरुषे या न को अपि या कोई भी नहीं। कौन सा उत्तर भरेंगे? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष या कोई भी नहीं। तो यहाँ इसका जो सही उत्तर मानना है वह मानना है उत्तम पुरुष है। क्या मानना है? उत्तम पुरुष है। क्यों भाई? अरे इसलिए मानना है क्योंकि देखो आप इतना पढ़ रहे हैं अति, अतः और अंति। अति, अतः, अंति। असि, अथः, अथ, आमि, आवह और आमे है। अब कहाँ हलंत लगाना है, कहाँ विसर्ग लगाना है? तो देखो इसका कोड वर्ड चलता है 2 5 8 9, 0/2589। ये 0/2589 ये कहता है कि यहाँ हलंत मान लेना और इस संख्या को क्या मान लेना? विसर्ग मान लेना। हलंत ये कहना चाह रहा है कि इनके अंदर हलंत नहीं होता, लट लकार में हलंत नहीं होता। जबकि 2 5 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये इनका क्रम होता ही है। अगर हम यहाँ इनका क्रम तोड़ते हैं तो सावधानी हटती है और दुर्घटना घटती है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। बराबर 2 5 8 9 पर विसर्ग लगा देना चाहिए। तो देखो 2 पर विसर्ग लग रहा है, 5 पर तो 5 पर विसर्ग लग रहा है, 8 पर तो 8 पर विसर्ग लग रहा है और 9 पर तो 9 पर भी विसर्ग लग रहा है। इनसे गलतियां नहीं होने की संभावना रहती है। पूछ क्या रहा है? दास्यामी। अब दास्यामी में किसकी ध्वनि आ रही है? आमी। ये आमी की ध्वनि आ रही है। तो बराबर ये क्लियर हो गया है। यह तो प्रथम पुरुष कहलाएगा, ये मध्यम पुरुष कहलाएगा और ये उत्तम पुरुष कहलाएगा। तो बताओ उत्तम पुरुष का एक वचन यहाँ है, तो हमने एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की तो कोई बात नहीं की। हमने केवल इतना पूछा है कि दास्यामी जो रूप है ये प्रथम पुरुष का है, मध्यम पुरुष का है या उत्तम पुरुष का है। तो उत्तर आपको प्राप्त हो गया है। अगला प्रश्न हमने फिर पूछा था कि च वर्णस्य उच्चारण स्थानम भवति। क्वेश्चन नंबर 27, च वर्णस्य उच्चारण स्थानम भवति, कि च वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। तो च वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? आपको ये चयन करना है। जिसमें उत्तर लिखा गया था मूर्धा कंठ तालु दंता। मूर्धा कंठ तालु दंता तय कीजिएगा। क्या उत्तर छांट रहे हैं? च वर्ण से उच्चारण स्थानम भवति, च वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। क्या होता है भाई? अरे इसका तो बहुत ही शानदार है। ई चू ये सा नाम तालु, इसमें यही तो पढ़ रखा होगा। ई चू ये सा नाम तालु, यही पढ़ा है आपने। ये तालु से निकलते हैं। फिर अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। आ कु है विसर्जनीय नाम
कंठ है, ये आपने ये पढ़ रखा है। तो फिर आपने कहीं ऋतुर्षाणा मूर्धा का नाम भी सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा। रि टुर सा नाम मूर्धा, ये पढ़ रखा है, ये यहाँ से निकलता है। फिर एक बच जाता है लिरी तुलसा नाम दंता, लिरी तुलसा नाम दंता, यानी कि लिरी तुलसा नाम दंता, दांतों से ये निकलते हैं। तो अब इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? च वर्ण से इचुये सा नाम तालु। अगला सवाल जानिए। प्रश्न संख्या 28। देखो प्रश्न संख्या 28 क्या कहना चाह रहा है कि प्रश्न संख्या 28 आपसे कहना चाह रहा है कि जानते हैं अगले प्रश्न को दोस्त। अनुस्वारस्य, प्रश्न संख्या 28 ही बनता है अनुस्वारस्य, अनुस्वारस्य, बस और इतना ये चयन करना है। अनुस्वारस्य नासिका कंठ तालु, यहां लिखना है नासिका, दूसरे पे लिखना है कंठ तालु। तीसरा आंसर बनाया गया था इसका मूर्धा, मूर्धा, और आंसर 4 बनाया गया था दंतोष्ठ, दंतोष्ठम, ये आंसर बनाया गया था। चयन कीजिएगा उत्तर क्या कहना चाह रहा है, आप क्या उत्तर देना चाह रहे हैं। आपके द्वारा दिए जाने वाले उत्तर को भी हम जानेंगे कि अनुस्वारस्य नासिका, क्योंकि इसमें आपने पढ़ ही रखा है अनुस्वारस्य नासिका, यानी कि अनुस्वार कहाँ से निकलता है? नाक से निकलता है। तो फिर कहीं ये जो कंठ और तालु है इससे भी वर्ण निकलते हैं। ए दई तो कंठ तालु, ए दई तो कंठ तालु। इसके बाद में ये बनता है ऋतुर्षाणाम मूर्धा, ऋतुर्षाणाम मूर्धा, ये बन जाता है। और एक बन जाता है आपका वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, ये बन जाता है। इसका उत्तर आपने चयन कर लिया है। अगला प्रश्न जानते हैं। प्रश्न संख्या अगला 29 पढ़ लेते हैं। और प्रश्न संख्या 29 क्या पूछना चाह रहा है दोस्त आपसे कि माहेश्वरी सूत्राणि सन्ति, माहेश्वरी सूत्राणि सन्ति, माहेश्वरी सूत्र हैं। कितने हैं भाई माहेश्वरी सूत्र? इसके जो आंसर बनाए गए थे वो 9, 12, 14, 42, 9 ऐसे लिख दिया गया था, 9, 12, 14 और 42। तो इसका उत्तर प्राप्त हो ही गया है, आपने उत्तर दे ही दिया है। माहेश्वरी सूत्राणि सन्ति, माहेश्वरी सूत्र हैं। तो माहेश्वरी सूत्र कितने हैं? 14। 14 में आप ए ई ऊणे, री लिरी क, ए ओंगे, आई औ चे, है ये वैरट, लैने और ए, मैं ने ने में,
ये यमगमनम हो गया है। झ भय ए घ ढ ध से जय बै गे डे दे से ख फ छ ठ थ च ट त व क प ये स र और है ले। इनका जो क्रम होता है बिल्कुल निश्चित होता है। 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ 8 9 10 11 12 13 और 14, अर्थात भगवान शिव के डमरू से निकले हुए जो माहेश्वरी सूत्र हैं, महेश्वर शिव को कहते हैं, उनके ढक्का डमरू से निकले थे, इसलिए इनको शिव सूत्रजाल, माहेश्वरी सूत्र आदि के नाम से जाना गया। तो इनकी संख्या 14 हो जाती है। इसके बाद में एक अंतिम प्रश्न बनता है, जिस प्रश्न को भी अच्छे से जानेंगे। इस प्रश्न को भी बारीकी से जान ही लेते हैं दोस्त, कि एक सवाल और पूछा गया था इसमें, योग सूत्रम पुस्तकस्य लेखक है क्या? योग सूत्रम पुस्तक के लेखक, योग सूत्रम पुस्तकस्य लेखक है क्या? योग सूत्रम पुस्तक के लेखक कौन हैं? जिसमें पाणिनि, कात्यायन है, पतंजलि या ने को अपि। तो ये सवाल आप पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने इसका डिस्क्रिप्टिव बताया था कि योग सूत्रम पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो योग सूत्रम जो पुस्तक आती है, ये योग सूत्रम पातंजल योग सूत्रम की बात करता है। पातंजल योग सूत्रम की बात करता है ना। तो जो पातंजल योग सूत्रम है, इसमें से पातंजल को हटा दिया जाएगा और क्या पूछा जाएगा? योग सूत्रम। ये पुस्तक किसकी है? तो इसका राइट आंसर क्या पढ़ा जाना चाहिए? पतंजलि पढ़ा जाना चाहिए। अभी देखिएगा दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहे। इसी प्रकार से हम हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल पर डिस्क्रिप्टिव प्रश्नों का सलूशन लेके आते रहेंगे। आप हमारे साथ काफ़ी समय तक जुड़े रहे। इसी प्रकार से आप आगे भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल कुमार वंशम ऑनलाइन क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर डिस्क्रिप्टिव आंसर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे। और आज की इस वीडियो में हम इतना ही। शेष अगली टेस्ट सीरीज में जल्दी से जल्दी लेकर आएंगे अगले प्रश्न, अगली सीरीज। धन्यवाद।